नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। धरती पर हर क्षण अनगिनत लोग पैदा होते हैं, अपना किरदार निभाते हैं और पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो अपने जीवन को अमर कर देते हैं। इतिहास में दर्ज एक तारीख है 23 मार्च 1931। इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को लाहौर सेंट्रल जेल में तय समय से एक दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे में आज मैंने इतिहास के पुराने पन्ने को पलटने का फैसला किया है। दरअसल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत में हमारे देश की परंपरा, संघर्ष और बिना क्रेडिट मातृभूमि की सेवा का फलसफा है। समाज में शांति और सबकी तरक्की का रास्ता है। एक ऐसे समाज के निर्माण की सोच रही है जिसमें नफरत के लिए कोई जगह नहीं, जिसमें धर्म के नाम पर अंधभक्ति के लिए कोई जगह नहीं, जिसमें जात पात के नाम पर बंटवारे के लिए कोई जगह नहीं, जो फांसी से ठीक पहले अपने वैचारिक प्रतिद्वंदी को धन्यवाद कहना नहीं भूलते। ऐसे नायकों की शहादत और सोच को इतिहास के पन्ने से निकालकर युवा पीढ़ी को रूबरू कराना जरूरी है, जिससे भविष्य के भारत के लिए रोशनी ले सके। शहीद भगत सिंह एक ऐसा ही नाम है जिनकी 23 साल 176 दिन की जिंदगी, उनकी सोच और तौर तरीकों को लेकर लोगों के बीच मंथन चलता रहता है। ऐसे में आज समझने की कोशिश करेंगे कि भगत सिंह की एक जेब में किताब और दूसरी जेब में पिस्तौल क्यों हुआ करती थी। भगत सिंह जानबूझकर सैंडर्स मर्डर टीम का हिस्सा क्यों बने। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद नहीं भागना किस तरह की रणनीति का हिस्सा था। कोर्ट में भगत सिंह की जिरह ने किस तरह देश के दिग्गज वकीलों और स्वतंत्रता सेनानियों को नया रास्ता दिखाया। शहीद आजम किस तरह से भारत का सपना लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। उनके द्वारा जेल से लिखी गई चिट्ठियां उनकी शख्सियत, सोच और सरोकार के किस पक्ष से दुनिया का साक्षात कराती है। आज इतिहास के पन्नों को पलटते हुए ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे भगत सिंह की भारत भक्ति में। भगत सिंह खुद को नास्तिक बताते थे। वो नास्तिक क्यों थे? इस मुद्दे पर उन्होंने जेल में रहते हुए एक लेख लिखा था जो 27 सितंबर 1931 को लाहौर के एक अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ। मतलब उन्हें फांसी पर लटकाए जाने से करीब 6 महीने बाद नास्तिकता के पीछे उन्होंने जोरदार दलील दी। शहीद आजम भगत सिंह की जिंदगी का हर लम्हा और खून का हर कतरा भारत को समर्पित था। उनकी आस्था सिर्फ और सिर्फ भारत और यहाँ के लोगों में ही थी। जरा सोचिए, 23 साल की उम्र, जेल की एक तंग कोठरी में बंद नौजवान जिन्हें कुछ घंटे बाद फांसी दी जानी हो, तब उनके जहन में क्या चल रहा होगा या क्या चलना चाहिए। भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल की कोठरी नंबर 14 में बंद थे। फांसी से करीब 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने के लिए जेल पहुंचे। उन्हें देखते ही भगत सिंह ने पूछा, किताब लाए हैं क्या? दरअसल उन्होंने मेहता से रूस के महान क्रांतिकारी लेनिन की जीवनी मांगी थी। जैसे ही मेहता ने किताब आगे बढ़ाया, भगत सिंह तुरंत किताब के पन्नों में खो गए। आश्चर्य के साथ मेहता ने भरी आवाज में पूछा, क्या देश के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? बिना किताब से नजर हटाए भगत सिंह ने कहा, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। आज भगत सिंह के एक पत्र का जिक्र करना भी जरूरी है जो उन्होंने फांसी से एक दिन पहले यानी 22 मार्च 1931 को जेल से लिखा था। लाहौर सेंट्रल जेल 23 मार्च 1923 शाम 7:33। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। हंसते हंसते वतन पर कुर्बान हो गए 3 क्रांतिकारी। भगत सिंह अक्सर कहा करते थे, वो मुझे मार सकते हैं
लेकिन वो मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वो मेरी आत्मा को कुचल नहीं पाएंगे। भगत सिंह एक न सिर्फ क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे, एक्टिविस्ट थे, वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी चिंतक भी थे। युवा पीढ़ी जो है वो भगत सिंह को पढ़े और पढ़कर उनके विचारों को समझे और विचारों को समझकर उस पर अपना आगे सोचे। कि भगत सिंह सोचने के ऊपर बल देते थे, भगत सिंह अंधभक्ति के ऊपर बल नहीं देते थे। जब उनके विचारों को लोग पढ़ते हैं तो उससे अब ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनके मोडस ऑपरेंडी की तुलना में। जिस तरह से उन्होंने क्रांति का रास्ता अपनाया, जिस तरह का रास्ता अपनाया, उससे ज़्यादा आज उनके विचार प्रभावकारी हो गए हैं। वो अपने आप में बहुत क्रांतिकारी हैं और इसलिए मुझे लगता है कि भगत सिंह एक बड़े आइकॉन हैं भारतीय चिंतन परंपरा में। आखिर भगत सिंह किस मिट्टी से बने थे? उनकी सोच किस सांचे में ढलकर दुनिया के सामने आई? उनके भीतर सर्वोच्च बलिदान की भावना कहां से आई? वो किस तरह के भारत का सपना आंखों में संजोए हुए थे? इसे समझने के लिए उस खत को पढ़ना होगा जो उन्होंने अपनी फांसी से ठीक एक दिन पहले अपने साथियों के नाम लिखा था। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहकर इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। यह संभवतः मिट ही जाएगा, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। ये तस्वीर साल 1972 की है। इसमें शहीद भगत सिंह की मां विद्यावती कौर, बहन प्रकाशवती कौर और भाई कुलतार सिंह है। फांसी से ठीक पहले इनकी आखिरी मुलाकात भगत सिंह से हुई थी। मुझे भगत सिंह जी की माता जी विद्यावती कौर, बहन प्रकाशवती कौर और जो उनके भाई हैं कुलतार सिंह, जो फांसी से 1 घंटे पहले मिल के आए थे, इनके साथ 24 घंटे गुजारने का मौका मिला। उन्होंने कहा लाहौर में पढ़ते पढ़ते जब ये जलियाना वाला कांड हुआ है तो सीधे वो अमृतसर पहुंच गया और जो शहीदों की राख थी वो उसको उठा करके ले आया, घर में रखा, सुबह को अगरबत्ती जला करके पूजा करता था और उद्वेलित हो गया था। तो परिवारजन शादी भी करना चाहते थे, तो अपने पिताजी को चिट्ठी लिख के 16 साल की उम्र में वो घर से निकल जाता है। क्रांतिकारी भगत सिंह और उनके साथी जानते थे कि वो जिस रास्ते भारत को आजाद कराना चाहते हैं उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए क्रांतिकारी अपने लिए मौत भी ऐसी चाहते थे जो भारत के हर आदमी को झकझोर दे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी से 3 दिन पहले पंजाब के गवर्नर के नाम पत्र लिखा। उसमें साफ साफ लिखा गया, हम आपसे केवल ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के ही एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमारे विरुद्ध युद्ध जारी रखने का अभियोग है। इस स्थिति में हम युद्धबंदी हैं। अतः इस आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्धबंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए और हमें फांसी देने के बदले
गोली से उड़ा दिया जाए। देशभक्ति में भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने के विकल्प को चुना। जिस ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई, उसकी मूल एफआईआर में भगत सिंह का नाम नहीं था। लाहौर के अनारकली थाने में 17 दिसंबर 1928 की शाम करीब 4:30 बजे उर्दू में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 2 अज्ञात लोगों का जिक्र था। कहा जाता है कि भगत सिंह एक खास रणनीति के तहत सैंडर्स की हत्या वाले प्लान का हिसाब बने। इसी तरह दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद मौके से नहीं भागना भगत सिंह की रणनीति का बड़ा हिस्सा था। क्रांतिकारियों ने जेल जाकर अदालत में दमदार जिरह के जरिए भारत के आम आदमी को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जगाया। फांसी के फंदे पर हंसते हंसते लटकते हुए आम आदमी के भीतर ब्रिटिश पुलिस जेल और मौत के भय से मुक्त करने में अहम किरदार निभाया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मीटिंग में तय हुआ कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में दिल्ली असेंबली में बम फेंका जाएगा। जिम्मेदारी सौंपी गई बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को। योजना बनी कि बम फेंकने के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह भाग जाएंगे, लेकिन भगत सिंह ने बम फेंककर भागने का विरोध किया। उनकी दलील थी कि बम कांड का मुकदमा चलेगा तो उससे देश के नौजवानों को क्रांतिकारियों के मिशन का पता चलेगा। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली। इसी तारीख को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में बम फेंकने की योजना बनी। असेंबली में कौन कहां बैठता है ये देखने के लिए 2 दिन पहले ही बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह असेंबली गए थे। बम इतनी हल्की क्षमता के बनाए गए थे जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने जो बम बनवाए थे वो बहुत हल्के बम थे। वो किसी को मारना उसका उद्देश्य नहीं था। वो सिर्फ धमाका करना था कि बम फटे, धमाका हो जोर से और सुने अंग्रेजों को कि भाई आप जो है जनता के खिलाफ इतना कुछ कर रहे हो तो ये आपको इसकी भुगतना पड़ेगा। और वो बम जो उन्होंने फेंके बिल्कुल ऐसी जगह पे फेंके जहाँ पे जो सरकारी रिपोर्ट में भी लिखा है, मुकदमे में भी लिखा है कि 3-4 बेंचों को थोड़ी सी चोट मतलब टूटे या थोड़े उनको, और 2-4 लोगों को ज़रा सी खरोंच आई। लेकिन उसके धमाके के डर से जो होम सेक्रेटरी था वो बेंच के नीचे छिप गया। तो माने वो अंग्रेज़ों की हालत ये थी कि जबकि वो धमाका था भी नहीं ऐसा। बम के साथ असेंबली में फेंके गए पर्चे में लिखा गया था कि बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है। साथ ही ये भी साफ साफ लिखा गया, हम विदेशी सरकार को ये बतला देना चाहते हैं कि हम सार्वजनिक सुरक्षा और औद्योगिक विवाद के दमनकारी कानूनों और लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में देश की जनता की ओर से ये कदम उठा रहे हैं। युवा क्रांतिकारियों का मकसद साफ है। वो सिर्फ पिस्तौल और बम चलाना ही नहीं जानते थे, उनका किताब और दुनिया में चल रही हर तरह की हलचल से भी वास्ता था। क्रांतिकारियों के हर एक्शन के पीछे अपनी दमदार दलील थी। यही वजह है कि कोर्ट में अपनी दलीलों के जरिए तब के स्वतंत्रता सेनानियों, वकीलों और देश के आम आदमी को प्रभावित कर रहे थे। वकील एक से एक बढ़िया, मोतीलाल जी से लेकर के सीवी गुप्ता तक उनकी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद केस लड़ूंगा। और अदालत में मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रफ़ी अहमद किदवई और जवाहरलाल नेहरू ये उसकी तर्क सुनने के लिए आते। इसी तरह लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले अंग्रेज अफसर जॉन सैंडर्स को मारकर बदला ले लिया। भले ही लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की मूल एफआईआर में भगत सिंह का नाम नहीं था, लेकिन क्रांतिकारियों ने अदालत में अपना बचाव नहीं किया, क्योंकि जेल और अदालत में रहते क्रांतिकारी अपने मकसद को आगे बढ़ता देख रहे थे। ये जो बात यहाँ पे लिखी है कि एफआईआर में उनका नाम नहीं था,
तो ये ठीक है कि एफआईआर जब दर्ज होती है तो कई बार उसमें नाम नहीं होते, वो एक लीगल पॉइंट है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की थी। बाद में उनका नाम ऐड किया गया, चार्जशीट वगैरह में उनका नाम दिया गया, तो चार्जशीट में 35 लोगों को मुलजिम बनाया गया था। बहुत सी उनकी लाइफ की जीवनी है जो, जब मैंने भगत सिंह जी की पिस्तौल ढूंढी जिससे उन्होंने जेपी सॉन्डर्स का असैसिनेशन किया था, तो उस दौरान उस रिसर्च में मैंने उनके बहुत से जो उनके साथी थे जिन्होंने अपने मेमोयर्स लिखे ने, उनमें उन्होंने भगत सिंह के बारे में किस्से लिखे कैसे वो वायलेंस से दूर रहते थे। तो आज की पीढ़ी को जो गन कल्चर चल रहा है पंजाब में, ये सीखना पड़ेगा कि जो गन कल्चर है जिनको आप ब्रांडिश करते हो, ये कोई शेखी मारने की चीज़ नहीं है, इसके साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए आपको भगत सिंह जी को समझना पड़ेगा। भगत सिंह की किताबों से इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो लाहौर जेल के भीतर से अपने दोस्त जयदेव को पत्र लिखकर लाइब्रेरी से किताबें मंगवाया करते थे। भगत सिंह जेल में अपने साथियों से पत्र लिखकर किताब मांगते थे। अपने पिता को पत्र लिखकर कहते थे कि मेरी जिंदगी के लिए किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। फांसी से 20 दिन पहले अपने छोटे भाई को चिट्ठी लिखकर कहा, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर दुख हुआ, हिम्मत से पढ़ाई करना। जब फांसी की घड़ी आई तो भगत सिंह गुनगुना रहे थे, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। फांसी के फंदे के करीब खड़े भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के दमकते चेहरे को देखकर वहां मौजूद अंग्रेज अफसर सन्न था, क्योंकि फांसी से पहले तीनों क्रांतिकारियों के चेहरे नहीं ढके गए थे। अंग्रेज अफसर के मन में उठ रहे तूफान को भगत सिंह भांप गए। उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा, वेल मिस्टर मैजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टुडे टू सी हाउ इंडियन रेवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ विथ प्लेजर फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल। मतलब रजिस्ट्रेट साहब, आप किस्मत वाले हैं जो आज आप अपनी आंखों से ये देखने का मौका पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह हंसते हुए अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए मृत्यु का आलिंगन कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही थी भगत सिंह और उनके साथियों की सोच। अक्सर कहा जाता है कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी। इसे भी समय समय पर अलग अलग लेंस से देखने की कोशिश होती रही है। भले ही महात्मा गांधी और भगत सिंह का मकसद एक था, पर रास्ता अलग। ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव देश के लिए किस तरह के सपने को लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो साल 1929 का था, महीना अक्टूबर का। पंजाब छात्र संघ लाहौर के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसमें जेल से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा भेजा गया पत्र पढ़कर सुनाया गया। इस समय हम नौजवानों से ये नहीं कह सकते कि वो बम और पिस्तौल उठाएं। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम है। आने वाले लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस देश की आजादी के लिए जबरदस्त लड़ाई की घोषणा करने वाली। राष्ट्रीय इतिहास के इन कठिन क्षणों में नौजवानों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां पड़ेगी। भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का मकसद एक था, लेकिन तरीका अलग। छात्रों के उसी संबोधन वाले पत्र में भगत सिंह आगे कहते हैं, नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गांवों में और जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलख जगानी है, जिससे आजादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। उनके दिमाग में एक आइडिया ऑफ इंडिया था, भारत कैसा होगा इसका एक विचार था। उनके लेखों को आप यदि पढ़ें, उनकी किताबों को पढ़ें तो बहुत सुलझे हुए लेख हैं उनके। जैसे उनकी जो एक बहुत प्रसिद्ध किताब है वाई आई एम एन एथेइस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लेख अपने आप में एक बड़ा दर्शन है कि धर्म को, धर्म की राजनीति को कैसे देखा जाए। तो पहली चिंता उनकी ये थी कि भारत में जो अनेक धर्म के लोग रहते हैं उनके बीच का संबंध कैसा होगा। तो एक ऐसे समाज
की कल्पना कर रहे थे, जो बहुधार्मिक हो, बहुभाषिक हो, बहुसांस्कृतिक हो। उसी तरीके से भगत सिंह की कल्पना थी कि एक समतामूलक समाज बने, समाज में बहुत बड़ी खाई धनी और गरीब लोगों के बीच में नहीं हो। भले ही भगत सिंह की उम्र कम थी, लेकिन दुनिया और समाज को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी और दूर की थी। 23 साल की उम्र में भगत सिंह अच्छी तरह समझ गए थे कि सही मायनों में आजादी के लिए सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए क्रांतिकारी भगत सिंह की सोच के केंद्र में असमानता और भेदभाव में आजादी भी है। देश के करोड़ों गरीब, किसान, मजदूर, पिछले सभी वर्ग के सर्वोदय के लिए क्रांतिकारी सोच भी। वो सबको शिक्षा हासिल करने पर जोर देते हैं। इसलिए अपनी फांसी से 20 दिन पहले अपने छोटे भाई कुलतार सिंह को एक पत्र में कहते हैं, अजीज कुलतार, बरखुरदार, हिम्मत से तालीम हासिल करना और सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना, और क्या कहूं। भगत सिंह किन संस्कारों के बीच पले थे, इसे एक और घटना के जरिए समझा जा सकता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जब लाहौर जेल में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम रहे थे, वहां से कुछ दूरी पर जमा गुस्साई भीड़ को भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह शांत करा रहे थे। जैसे ही फांसी की खबर मिली, उन्होंने भीड़ से कहा, खबर मिली है कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। मैं खबर या लाश लेने जेल जा रहा हूं। आप सब अपनी जगह पर बैठे रहें। मैं कहता हूं, कोई जेल की तरफ ना जाए। ऐसा ना हो कि हम एक भगत सिंह को लेने जाएं और सैकड़ों भगत सिंह देकर आएं। ब्रिटिश हुकूमत के अफसरों को लगा कि उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर लटकाकर उन्हें खत्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने भगत सिंह को हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। लाहौर के जिस सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, उसे 1961 में गिराकर एक आवासीय कॉलोनी में बदल दिया गया। जेल कैंपस में जहां फांसी घर हुआ करता था, आज की तारीख में उसे शादमान चौक के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में सक्रिय भगत सिंह फाउंडेशन लंबे समय से शादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक करने की मांग कर रहा है। भगत सिंह रूसी क्रांति से प्रभावित थे और भगत सिंह से देश की आजादी की लड़ाई से जुड़े ज्यादातर बड़े नेता, इसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव का नाम भी शामिल था। शहीद भगत सिंह की लोकप्रियता का ग्राफ हमेशा बहुत ऊंचा रहा है, तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी कमोबेश सभी विचारधाराओं में है। क्रांतिकारी भगत सिंह की सोच के केंद्र में पहले नंबर पर देश की आजादी, दूसरे नंबर पर सबकी तरक्की का रास्ता खोलना था। सांप्रदायिकता और नफरत के लिए उनके सपनों के भारत में कोई जगह नहीं थी। ऐसे में आज की तारीख में नेताओं और युवाओं दोनों के लिए भगत सिंह की जिंदगी से कई पैगाम निकल रहे हैं। भगत सिंह के लेख और पत्रों से उनके सपनों के भारत की जो तस्वीर निकलती दिख रही है, उसके मुताबिक भगत सिंह एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जिसमें सबके लिए समता और सामाजिक न्याय, शोषण मुक्त समाज, धर्मनिरपेक्षता, प्रगतिशील विचारों पर आधारित समाज बने, वर्ग चेतना विकसित हो जिससे आपस में लोग ना लड़े, पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, सांप्रदायिकता और जातिवाद से मुक्त समाज हो। लेकिन हमारी मौजूदा वोट बैंक पॉलिटिक्स न तो जात पात की दीवार गिरने देना चाहती है, न ही मजहब के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण में कोई कसर दिख रही है। खुद को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में इतिहास की भी नई व्याख्या का चलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं क्रांतिकारी भगत सिंह के सामने एक और देश को आजाद कराने जैसे लक्ष्य, दूसरी ओर आजाद भारत में समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों के सर्वोदय का रास्ता भी। भगत सिंह जी हमेशा इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए थे। सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए ग्रोथ में। वो कास्ट से ऊपर थे, वो रिलीजन से ऊपर थे। और आज हमारा देश दोबारा फिर से उसी रीजन में, रिलीजन में, कास्ट और इन सब में पड़ रहा है। तो इस समय भगत सिंह की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्रांतिकारी भगत सिंह अपने विचारों और बलिदान के जरिए आज के राजनीतिज्ञों को खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने का रास्ता दिखाते हैं। भगत सिंह के संघर्ष में मकसद बड़ा है, व्यक्ति नहीं। इतिहास पलटने की सोच नहीं, इतिहास बनाने की सोच है। भगत सिंह का जो संदेश है
वो भाईचारे का भी है, सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का भी है, और अंधा राष्ट्रवाद, ब्लाइंड नेशनलिज्म, कि उसके लिए अपनी जान भी दे दो देश के लिए, भारत माता के लिए, ये संदेश भी वहां से निकलता। आज की युवा पीढ़ी अपना अधिक समय वर्चुअल वर्ल्ड में बिता रही है, उसी में अपने नायक और जिंदगी का तौर तरीका भी खोज रही है। साइड इफेक्ट ये है कि ज्यादातर युवाओं में त्याग, सहनशीलता और संघर्ष वाली सोच घटती जा रही है। युवाओं का पूरा फोकस खुद पर सिमटता जा रहा है। ऐसे युवाओं को हमारे रियल हीरो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव त्याग, बलिदान और देश के लिए फना होने का फलसफा सिखा रहे हैं। भगत सिंह भी एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जिसमें जनता का राज हो, लेकिन उन्होंने शायद ही कभी ऐसे सिस्टम की कल्पना की होगी जिसमें राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा मकसद चुनाव जीतना और सत्ता में बने रहना हो जाए। शहीद आजम खुद को नास्तिक कहा करते थे क्योंकि वो धर्म की आड़ में अपनी कमजोरियों को छिपाने में यकीन नहीं करते थे। इन दिनों इतिहास को नए लेंस से देखने की परंपरा तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी हमारे इतिहास को और समृद्ध बनाने वाले कोहिनूर हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भगत सिंह की 96 साल पहले की सोच है जो उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम के साथ फेंके गए पर्चे में कहा था। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का उपयोग करेगा। हम मानव रक्त बहाने के लिए अपनी विवशता पर दुखी हैं, परंतु क्रांति के लिए मनुष्यों का बलिदान आवश्यक है। मतलब भगत सिंह ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें व्यक्ति के जीवन की गरिमा सबसे ऊपर रही, जिसमें सबको तरक्की के लिए बराबर का मौका मिले, समाज में शांति हो और हर शख्स अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सके, हिंसा और खून खराबा के लिए कोई जगह नहीं हो। ऐसे में आज की राजनीति को कम से कम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से त्याग की शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरों को मिटाने वाली सोच की जगह इतिहास के नायकों के योगदान को स्वीकार करते हुए लकीर आगे बढ़ाने वाली सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।